हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम क्लास 8 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर 13.1 का क्वेश्चन बनाएंगे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो स्टूडेंट्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, जिससे कि आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो फ्रेंड्स, चलिए हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्जेस नियर ए रेलवे स्टेशन अप टू 4 आवर्स। का RS 60 है, 8 आवर्स का RS 100 है, 12 आवर्स का RS 140 है और 24 आवर्स का RS 180 है। तो चेक इफ द पार्किंग चार्ज आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द पार्किंग टाइम। क्वेश्चन है कि पार्किंग चार्ज है, पार्किंग आवर्स के अनुसार दिया हुआ है। 4 आवर्स का पार्किंग चार्ज है 60 रुपीज़, 8 आवर्स का पार्किंग चार्ज है 100 रुपीज़, 12 आवर्स का पार्किंग चार्ज है 140 रुपीज़ और 24 आवर्स का पार्किंग चार्ज है 180 रुपीज़। तो क्वेश्चन से दैट चेक इफ द पार्किंग चार्ज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द पार्किंग टाइम। तो चेक कीजिए जो पार्किंग चार्ज है वह पार्किंग टाइम के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है कि नहीं। हमको चेक करना है कि पार्किंग चार्ज जो है पार्किंग टाइम के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है कि नहीं, यही क्वेश्चन है। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन, तो फ्रेंड्स, सबसे पहले सॉल्यूशन करने से पहले हम क्वेश्चन को ऑब्जर्व करेंगे और यहाँ पर ऑब्जर्व करके देखेंगे कि क्या है क्वेश्चन डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है कि इन्वर्स प्रोपोर्शन में। सबसे पहले क्वेश्चन के डाटा को ऑब्जर्व कीजिए। मान लीजिए ये x है और ये y है। मान लीजिए ये क्या है, ये x है और इधर है y। x है पार्किंग टाइम, x है पार्किंग टाइम और y है पार्किंग चार्जेस। तो पार्किंग टाइम देखिए, ऑब्जर्व कीजिए स्टूडेंट्स कि यहाँ 4 आवर्स है, यहाँ 8 आवर्स है, यहाँ 12 आवर्स है, यहाँ 24 आवर्स है। यानी कि पार्किंग टाइम इंक्रीज कर रहा है, स्टेप वाइज इंक्रीज कर रहा है। 4 से 8 हो रहा है, 8 से 12 हो रहा है, 12 से 24 आ रहा है। और हम लोग पार्किंग चार्ज देखते हैं तो यहाँ पर 60 है, 4 आवर्स में 60 है, अगेन इंक्रीज करके 100 हो रहा है, 100 से इंक्रीज करके 140 जा रहा है और 140 से 180 हो रहा है। यानी कि पार्किंग चार्ज भी स्टेप वाइज इंक्रीज कर रहा है। 4 आवर्स पे 60 है, 8 आवर्स पे 100 है, 12 आवर्स पे 140 है, 24 आवर्स पे 180 है। यानी कि पार्किंग चार्ज भी सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज कर रहा है। यानी कि दोनों क्वांटिटी x और y, पार्किंग टाइम एंड पार्किंग चार्ज, दोनों इंक्रीज कर रहा है। यानी कि दोनों सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज कर रहा है। इट मीन्स कि ये क्वेश्चन जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। ये क्वेश्चन जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डिस्कशन कर चुके हैं कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में कोई भी क्वेश्चन कब होता है और इन्वर्स प्रोपोर्शन में कब होता है। तो ये दोनों क्वांटिटी जो है इंक्रीज कर रही है। तो दोनों क्वांटिटी क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में अगर हम समझ गए कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो इसके लिए इक्वेशन होता है रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। दोनों क्वांटिटी का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा x1 बाई y1 इक्वल टू x2 बाई y2 इक्वल टू x3 बाई y3 इक्वल टू x4 बाई y4। यानी कि x1 बाई y1 हो गया 4 बाई 60, ये हो गया x1, ये हो गया y1। तो यहाँ हो गया 4 बाई y1 60 इज इक्वल टू x2 8 आवर्स, 8 बाई 100 इज इक्वल टू x3 हो गया 12 बाई 140 और x4 हो गया 24 बाई 180। इसको कट करते हैं तो ये हो गया 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 30, 2 बाई 30, ये हो गया 2 4 450, अगेन 2 से अगेन 25। यानी ये 2 4 से हो गया, 4 3 जा 12, 4 से 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, 12 प्लस 2 14, 2 और 0 20, 4 5 जा
20, और इसको करते हैं 4 से तो 6, और ये 4 से 4 4 जा 16, 17 एंड 4 5 जा 20। तो हमारा रेशियो आ रहा है 2/3 इक्वल टू 2/25 इज इक्वल टू 3/35 इज इक्वल टू 6/45। यहाँ पर ये रेशियो आ रहा है स्टूडेंट 2/3, 2/30, 2/25, 3/35, 6/45। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, जो एक्स वाई का रेशियो है, x1/1, x2/2, x3/3, x4/4 का जो रेशियो है डिफरेंट है। यहाँ पर ये 2/30 आ रहा है, 2/25 है, 3/35 है, 6/45 है। ऑल रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई इज ए डिफरेंट, नॉट सेम, नॉट कांस्टेंट, डिफरेंट है। तो सबका जब रेशियो डिफरेंट है इट मीन्स कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है। जो हमारा पार्किंग चार्जेज और पार्किंग टाइप है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है, तो ये नॉट इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, नॉट इक्वल। ऑल एक्स वाई का रेशियो है ये ऑल डिफरेंट है। तो जब एक्स वाई का रेशियो ऑल डिफरेंट होगा तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं होगा, और यही हमको चेक करना है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं रिजल्ट में कि दी पार्किंग चार्जेज आर not in direct proportion to parking time। यही आंसर हो गया, क्योंकि जब ये एक्स और वाई का रेशियो कांस्टेंट रहता, ये सारे रेशियो एक रहते, तब जाके डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता। लेकिन यहाँ पर ऑल रेशियो क्या है, डिफरेंट है, इसलिए ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है। यही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए मिक्सचर ऑफ पेंट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट्स विथ 8 पार्ट ऑफ बेस। क्वेश्चन कर रहा है कि 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट में 8 पार्ट ऑफ बेस का मिक्सचर प्रिपेयर किया गया है, पेंट का मिक्सचर प्रिपेयर किया गया है। यानी कि मिक्सचर ऑफ पेंट इज प्रिपेयर्ड, पेंट का मिक्सचर बनाया गया है बाय मिक्स करके रेड पिगमेंट 1 पार्ट और बेस है 8 पार्ट। यानी कि बेस का 8 पार्ट और रेड पिगमेंट का 1 पार्ट को मिक्स करके एक पेंट का मिक्सचर बनाया गया है। इन दी फॉलोइंग टेबल फाइंड द पार्ट ऑफ बेस दैट नीड टू बी एडेड। और इस टेबल में जो टेबल दिया हुआ है, पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट का पार्ट दिया 1, 4, 7, 12 और 20, और यहाँ पार्ट ऑफ बेस दिया हुआ है 1 पर 8 दिया हुआ है। लेकिन बाकी जो है यहाँ पर हमको फाइंड करना है कि 4 पर पार्ट ऑफ बेस कितना होगा, 7 पर पार्ट ऑफ बेस कितना होगा, 12 पर पार्ट ऑफ बेस कितना होगा, और 20 पर पार्ट ऑफ बेस कितना होगा। कि अगर हम पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट को हम x मान लेते हैं और पार्ट ऑफ बेस को हम y मान लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये y2, ये y3, ये y4 और ये y5। यानी कि हमको y2, y3, y4, y5 फाइंड करना है, y2, y3, y4, y5 फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन देखते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले सर यहाँ पर हम क्वेश्चन को ऑब्जर्व करेंगे और ये फाइंड करेंगे कि क्वेश्चन डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है कि नहीं है या इन्वर्स प्रोपोर्शन में है। तो पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट 1 है, 1 के बाद 4, 4 के बाद 7, 7 के बाद 12, 12 के बाद 20। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, रेड पिगमेंट का जो पार्ट है वह इंक्रीज कर रहा है स्टेप वाइज, 1 से 4, 4 से 7, 7 से 12, 12 से 20, यानी इंक्रीज कर रहा है। तो पार्ट ऑफ बेस जो होगा यहाँ 1 पे 8 है, तो 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट में बेस कितना है 8। तो अगर 4 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट होगा तो बेस की संख्या क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट में 8 पार्ट ऑफ बेस है का मिक्सचर है।
1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट में 8 पार्ट ऑफ बेस का मिक्सचर है। तो अगर 4 पार्ट ऑफ हम रेड पिगमेंट लेंगे, रेड पिगमेंट के पार्ट को इंक्रीज करेंगे, तो निश्चित सी बात है बेस भी इंक्रीज होगा, पार्ट ऑफ बेस भी इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर 4 पार्ट लेंगे तो वैसे ये भी क्या हो जाए, उतना ही सेम प्रोपोर्शन से इंक्रीज होगा, यानी कि 4 टाइम्स इंक्रीज हुआ तो ये भी 4 टाइम्स इंक्रीज होगा, 32 हो जाएगा। और यहाँ से देखिए 1 से 7 जा रहा है, 7 टाइम्स इंक्रीज कर रहा है पार्ट रेड पिगमेंट। तो यहाँ से ये भी क्या होगा, यहाँ 7 टाइम इंक्रीज करेगा, क्योंकि 1 पार्ट पर 8 बेस का पार्ट मिक्सर हो रहा है, तो 7 पर कितना होगा, इंक्रीज ही होगा। 12 पर भी इंक्रीज करेगा, 20 पर भी इंक्रीज करेगा। यानी कि ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। क्वेश्चन को ऑब्जर्व करने से हमको यही पता चल रहा है कि क्वेश्चन डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो हम जानते हैं स्टूडेंट कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में एक्स और वाई क्वांटिटी का जो रेशियो होता है वह कांस्टेंट होता है, ऑलवेज कांस्टेंट होता है। कोई भी रेशियो, ये दोनों रेशियो या ये एक्स वाई का रेशियो, ये एक्स वाई का रेशियो, ये कोई भी रेशियो वो कांस्टेंट ही होगा। सबका वैल्यू रेशियो क्या होगा, सेम होगा। यानी x1/y1, x2/y2, x3/y3, x4/y4, x5/y5 सबका क्या होगा, रेशियो कांस्टेंट, एक ही वैल्यू आएगी। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। तो रेशियो ऑफ x1/y1 इज इक्वल टू x2/y2 इज इक्वल टू x3/y3 इज इक्वल टू x4/y4 इक्वल टू कांस्टेंट ये होता है। तो हम x1/y1 देखते हैं, x1/y1 इक्वल टू x2/y2। तो फर्स्ट देखते हैं x1/y1 इक्वल टू x2/y2। तो x1 है 1, x1 1 है और y1 क्या है 8, तो y1 हो गया 8 इक्वल टू x2 कितना है 4 और y2 कितना है, y2 हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो y2 इंटू 1 इज इक्वल टू 8 इंटू 4 या y2 इज इक्वल टू 32, y2 कितना आ गया 32। सिमिलरली अब देखिए यहाँ पर 1 पार्ट है रेड पिगमेंट, तो 8 पार्ट है बेस का। अब देखिए ये 4 टाइम्स इंक्रीज किया, तो देखिए बेस पार्ट भी क्या 4 टाइम्स इंक्रीज किया, यानी कि ये डायरेक्ट में है। देखिए 32 आ गया, 8 4 जा 32, 1 4 जा 4 इंक्रीज किया, तो क्या ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। सेकेंड निकालेंगे y2/x2/y2। अब ले लेते हैं x2/y2 इक्वल टू x3/y3 और x2/y2 इक्वल टू x3/y3, x3/y2, x2/y3 इक्वल टू हो जाएगा x3/y2, x3/y2 x2/y3 इक्वल टू x3/y2 हो गया। हमको फाइंड क्या करना है y3। तो x2 का वैल्यू जो है 4 दिया हुआ है, 4 इंटू y3 इक्वल टू x3 हमको फाइंड है 7 इंटू y2 है 32, x3 हो गया 7 इंटू y2 होगा 32, देन y3 इक्वल टू 7 इंटू 32 डिवाइड बाई 4 या y3 इक्वल टू आ जाएगा 856। तो देखिए यहाँ से रेड पिगमेंट 1 to 7 टाइम्स इंक्रीज किया, तो पार्ट ऑफ बेस भी क्या 7 टाइम्स इंक्रीज किया, 8 7 जा 56, तो 56 आ गया, y3 हो गया 56, x3/y3 इक्वल टू x4/y4। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x3/y4 इक्वल टू y3/x4, x3/y4 इक्वल टू y3/x4 और x3 हमको 7 दिया हुआ है, 7 इंटू y4
y4 इक्वल टू y3 आया 56 इंटू x4 है 12, x4 12 है और y3 56 है, y4 एज इट इज ये हमको फाइंड करना है और x3 क्या है, x3 7 है, 7 ले लिए तो y4 इक्वल टू 56 इंटू 12 बाई 7 8 तो 12 8 जा 120 तो y4 आ गया 120 तो y4 इक्वल टू 120 y4 120 आ गया। अगेन देखेंगे x4 बाई y4 इज इक्वल टू x5 बाई y5, x4 बाई y4 इक्वल टू x5 बाई y5 तो x4 हो गया यहाँ 12 डिवाइड बाई y4 निकल गया 120 ये इक्वल टू x5 20 बाई y5 तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 12 इंटू y5 इक्वल टू 120 गुने 20 या y5 इक्वल टू 120 गुने 20 डिवाइड बाई 12 तो ये का वैल्यू आ जाएगा, ये 10 हो गया, 10 टाइम्स तो y5 इक्वल टू 200, y5 आ गया 200 तो हमको क्वेश्चन मिल गया स्टूडेंट्स। y2 हमको मिल गया 32, y3 मिल गया, y4 मिल गया, y5 मिल गया और y2 आ गया 32, यही आंसर होगा। देखिए y2 32, y3 56, y4 120 एंड y5 200, यही आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है, इन क्वेश्चन 2 above, if one part of a red pigment requires 75 ml of base, how much red pigment required be mixed with 1800 ml of base। क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 में यदि एक पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट में 75 ml बेस जरूरी है, वन पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट रिक्वायर 75 ml बेस, एक वन पार्ट रेड पिगमेंट में 75 ml बेस रिक्वायर्ड है तो हाउ मच रेड पिगमेंट शुड बी मिक्स विथ 1800 ml ऑफ बेस, तो 1800 ml बेस के साथ कितना रेड पिगमेंट मिक्स होगा, यही क्वेश्चन है। तो सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले इसका हम टेबल बनाते हैं कि पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट, पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट मतलब पार्ट ऑफ बेस। देखिए स्टूडेंट, पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट कितना है, वन पार्ट है तो रिक्वायर्ड 75 ml बेस, तो 75 ml हमको बेस रिक्वायर्ड है। पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट 1 है तो पार्ट ऑफ बेस कितना है 75 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। नाउ हाउ मच रेड पिगमेंट शुड बी मिक्स, यानी कि पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट अगर x ले लेते हैं, हमको ये नहीं मालूम है, इट इज x, हम मान लिया कि रेड पिगमेंट पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट कितना है x है, तो x पर हमको जो बेस का जो पार्ट हुआ कितना है 1800 ml, 1800 ml है बेस, पार्ट ऑफ बेस है 1800 ml, 1800 ml। तो हमको फाइंड करना है कि पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट 800 ml पर x का वैल्यू क्या होगा, 800 ml पर x का वैल्यू क्या होगा, पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट कितना होगा, ये x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब हम पहले ऑब्जर्व करेंगे क्वेश्चन को, यहाँ पर देखें कि ये डाइट पोर्शन में है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर पार्ट ऑफ बेस है 1 पर 75, 1 पर 75 है और x पर 1800, यानी कि ये इंक्रीज कर रहा है पार्ट ऑफ बेस, 75 से सीधे 1800 हो गया,
यानी कि 1 पार्ट में 75 है, इसके बाद 1800 है, यानी कि पार्ट इंक्रीज करेगा, पार्ट इंक्रीज करेगा तब पार्ट ऑफ बेस इंक्रीज करेगा। यानी कि जब पार्ट ऑफ बेस इंक्रीज कर रहा है, यानी कि पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट इंक्रीज करेगा। यानी जब दोनों इंक्रीज करेगा, एक्स क्वांटिटी वाई क्वांटिटी दोनों इंक्रीज कर रहा है, दोनों इंक्रीज कर रहा है, मतलब कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। तो हम लिख सकते हैं कि द क्वेश्चन इज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। तो हम लोग स्टूडेंट जानते हैं कि जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन में रहेगा कोई भी क्वेश्चन, तो उसका एक्स और वाई का रेशियो क्या होता है, दोनों क्वांटिटी का रेशियो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यानी कि x1 बाई y1 इजकल टू x2 बाई y2 इजकल टू कांस्टेंट, ये हम लोग जानते हैं। यानी कि x1 बाई y1, x1 क्या है 1, बाई y1 क्या है 75 इक्वल टू x2 है x, बाई y2 है 1800, और ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1800 इंटू 1 इज इक्वल टू x इंटू 75, और x इक्वल टू हो जाएगा 1800 इंटू 1 बाई 75, और 3 से 25, और 3 से 600, और 5 से ये 5, ये 12, 120, अगेन ये हो गया 120 बाई 5, 5 टू जा 10, 5 टू जा 10, 5 4 जा 20, 24, यानी x इक्वल टू हो जाएगा 24, पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट इज 24, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि x इक्वल टू आ गया 24। सो पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट इज x इक्वल टू 24, दिस इज आंसर 24, यही आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है, ए मशीन इन ए सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री फिल 840 bottles in 6 hours. How many bottles will it fill in 5 hours? स्टूडेंट्स क्वेश्चन कह रहा है कि एक सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री में एक मशीन है जो कि 6 आवर्स में 840 बोतल्स को लिक्विड सॉफ्ट ड्रिंक से फिल करता है, 840 बोतल्स फिल करता है। तो क्वेश्चन कर रहा है हाउ मेनी बोटल्स विल इट फिल इन 5 आवर्स, तो 5 आवर्स में कितने बोतल ये मशीन फिल करेगा, ये हमको फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट टेबल हम बनाते हैं, टाइम इन आवर, और बोटल्स फिल्ड अप, बोटल्स फिल्ड अप, टाइम इन आवर्स यानी 6 आवर्स, टाउन 6 आवर्स दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है टाइम इन आवर्स 6 आवर्स में 840 बोटल्स फिल करता है, 840 टाइम इन आवर्स में 6 आवर्स में 840 बोतल फिलअप करता है, बोतल फिल अप 840। देन क्वेश्चन कर हाउ मेनी बोटल विल इट फिल इन 5 आवर्स, यानी कि अब 5 आवर्स में कितने बोतल को फिल करेगा, यहाँ पर कितने बोतल को फिल करेगा, यानी कि हमको नहीं मालूम है, इसको हम x मान लिए कि 5 आवर्स में x बोतल को फिल कर रहा है, तो हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हैं, इस डाटा को ऑब्जर्व करते हैं। देखिए यहाँ पर टाइम इन आवर, टाइम क्या रिड्यूस हो रहा है, 6 से 5 हो रहा है,
और देखिए 6 आवर्स में 840 बोतल को मशीन फिल कर रहा है। 6 आवर्स में 840 बोतल्स को मशीन फिल कर रहा है। तो निश्चित सी बात है, जब टाइम कम होगा, डिक्रीज करेगा, तो बोतल जो फिल कर रहा है मशीन, बोतल फिलअप का टाइम, नंबर ऑफ बोतल फिलअप क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। यहाँ से 6 से 5 आवर्स हो गया, तो बोतल फिलअप भी ऑल्सो डिक्रीज करेगा। 840 से कुछ होगा, कम होगा। जैसे टाइम कम होगा वैसे बोतल फिलअप भी कम होगा, यानी कि दोनों रिड्यूज हो रहा है, दोनों डिक्रीज कर रहा है। एक्स क्वांटिटी भी डिक्रीज कर रहा है और वाई क्वांटिटी भी डिक्रीज कर रहा है, दोनों डिक्रीज कर रहा है। जब दोनों डिक्रीज कर रहा है क्वांटिटी, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। दोनों इंक्रीज करे या दोनों डिक्रीज करे, तो वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होगा, यानी कि दोनों क्वांटिटी डिक्रीज कर रहा है, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। तो लिख सकते हैं हियर द क्वेश्चन इज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब स्टूडेंट, जब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, तो हम ये जानते हैं कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में दो क्वांटिटी का रेशियो कांस्टेंट होता है, यानी x बाई वाई क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं x1 ए y1, x1 बाई y1 इजकल टू x2 बाई y2 इजकल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। ये हम लोग क्वेश्चन जानते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में पढ़ चुके हैं, कॉन्सेप्ट क्लासेस में पढ़ चुके हैं, तो हमको यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सारी बातें स्टूडेंट समझ में आ रही होगी और समझ में आना भी चाहिए। तो x1 बाई वाई वन x2 बाई वाई टू, x1 क्या है 6, तो हम x1 6 यहाँ रख दिए। अब y1 क्या है 840 रख दिए इक्वल टू, x2 है 5 रख दिए, y2 है x, और ये हमारा वैल्यू आ गया। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा 6 इंटू एक्स इक्वल टू 5 इंटू 840। सो x इक्वल टू 5 इंटू 840 डिवाइड बाई 6, और 6 से कट करेंगे, 1 टाइम में 6 गया, 2 24, 6 4 जा 24, 0, और x इक्वल टू आ गया 0 को 0, 5 4 जा 20, 0 2 5 2 7, 700, यानी कि यही हो गया आंसर। बोतल फिलअप इज 700, फिलअप 700, यही हो गया आंसर। बोतल जो फिल करेगा मशीन, कितना नंबर फिल करेगा, 700 बोतल फिल करेगा 5 आवर्स में। नंबर 5 है, ए फोटोग्राफ ऑफ ए बैक्टीरिया इनलार्ज 50,000 टाइम्स अटेन ए लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर शोन इन डायग्राम। क्वेश्चन कर रहा है, एक बैक्टीरिया का फोटोग्राफ को 50,000 टाइम्स इनलार्ज किया गया। एक बैक्टीरिया के फोटोग्राफ को 50,000 टाइम्स इनलार्ज किया गया, तब जाके उसका लेंथ जो है मिला 5 सेंटीमीटर, तब जाके उसका लेंथ हुआ 5 सेंटीमीटर, जो डायग्राम में शो किया गया है। तो क्वेश्चन कर रहा, व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया का एक्चुअल लेंथ क्या है, ये हमको फाइंड करना है। अगेन, इफ द फोटोग्राफ इज इनलार्ज 20,000 टाइम्स ओनली, व्हाट वुड बी इट्स इनलार्ज लेंथ। अब कह रहा है कि यदि फोटोग्राफ को 20,000 टाइम्स इनलार्ज किया जाएगा, सिर्फ 20,000 टाइम्स फोटोग्राफ को इनलार्ज किया जाएगा, तो व्हाट वुड बी इट्स इनलार्ज लेंथ। तो उस बैक्टीरिया का इनलार्ज लेंथ क्या होगा, यही क्वेश्चन है। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन, 50,000 टाइम्स जब बैक्टीरिया का लार्ज फोटोग्राफ है टाइम्स, तो इसका लेंथ जो है, लेंथ कितना है, लेंथ 5 सेंटीमीटर है। जब बैक्टीरिया को 50,000 टाइम्स इनलार्ज किया जाता है, तो उसका लेंथ आता है 5 सेंटीमीटर। बैक्टीरिया को 50,000 टाइम्स इनलार्ज किया जाता है उसके फोटोग्राफ को, तो उसका लेंथ आता है 5 सेंटीमीटर। तो 1 पर कितना होगा, 5 बाई 5 0, 0 इक्वल टू 5 बाई
50 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर। तो 1 टाइम्स 1 पर कितना होगा, एक्चुअल पर तो ये 5 इक्वल टू ये हो गया 10, 1/10 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर इज इक्वल टू हो जाएगा 1/10⁻⁴ सेंटीमीटर इक्वल 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर। तो यही होगा एक्चुअल लेंथ। तो एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया, तो एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया इज 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर। आंसर फर्स्ट हुआ। फर्स्ट बैक्टीरिया का एक्चुअल लेंथ कितना आएगा, 10⁻⁴ सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन कर रहा है, इफ द फोटोग्राफ इज इनलार्ज 20,000 टाइम्स ओनली, व्हाट वुड बी इट्स इनलार्ज लेंथ, यानी इन लार्ज लेंथ divided by large photograph। इसको हम x ले लेते हैं, इसको y ले लेते हैं। तो इनलार्ज लेंथ 5 सेंटीमीटर है, तो इनलार्ज फोटोग्राफ 50,000 है, 50,000, और इनलार्ज फोटोग्राफ 20,000 होगा, तो इनलार्ज लेंथ कितना होगा, तो हम x मान लेते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, हमने टेबल बनाया इन लार्ज लेंथ ऑफ बैक्टीरिया के इन लार्ज लेंथ इन सेंटीमीटर में, इसको x माना, वो दिया हुआ क्वेश्चन में 5 सेंटीमीटर, और इस 5 सेंटीमीटर पर इन लार्ज फोटोग्राफ जिसको y माने हैं उसकी वैल्यू है 50,000, एक क्वेश्चन में दी हुई है। अगेन कह रहा है, इफ द फोटोग्राफ इज इनलार्ज 20 टाइम्स ओनली, और फोटोग्राफ को इनलार्ज किया जाता है 20,000 टाइम्स इनलार्ज किया जाता है, तो क्वेश्चन कह रहा है व्हाट वुड बी इट्स इनलार्ज लेंथ, तो क्या इनलार्ज लेंथ क्या होगा, यानी कि x की वैल्यू क्या होगी, यही फाइंड करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर इनलार्ज फोटोग्राफ क्या पहले है 50,000, देन हो रहा 20,000, यानी कि यह डिक्रीज कर रहा है। 5 सेंटीमीटर जब बैक्टीरिया का लेंथ है, तो इनलार्ज फोटोग्राफ है 50,000, इनलार्ज फोटोग्राफ कितना है 50,000, यानी कि जब इनलार्ज फोटोग्राफ कम होगा 20,000 होगा, तो ये भी घट जाएगा, बैक्टीरिया का लेंथ भी घटेगा, लेंथ इन सेंटीमीटर ये भी घटेगा। जब ये फोटोग्राफ, जो इनलार्ज फोटोग्राफ का साइज जब घटेगा, तो लेंथ भी बैक्टीरिया का घट जाएगा, ये सी बात है, यानी कि, और क्वांटिटी y डिक्रीज कर रहा है, तो क्वांटिटी x भी डिक्रीज करेगा। तो ये क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। ये क्वेश्चन कहाँ है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, कि दोनों क्वांटिटी डिक्रीज कर रही है। तो हम लिख सकते हैं कि दिस क्वेश्चन इज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। सो हम स्टूडेंट जानते हैं कि जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्वेश्चन होता है, तो वहाँ पर x/y का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है। सो x1/y1 इक्वल टू x2/y2 इक्वल टू कांस्टेंट, सेम वैल्यू आएगा, यानी कि x1 हमारा हो गया 5/y1 हो गया 50,000 इक्वल टू x2 हो गया x/20,000, y2 20,000, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा हो गया x इंटू 50,000 इक्वल टू 5 इंटू 20,000, यहाँ x इक्वल टू 5 इंटू 20,000 डिवाइड बाई 50,000, कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 5 बाई
कैंसिल, यानी x इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, यानी x की वैल्यू आएगी हमारा, यानी कि लार्ज लेंथ, इन लार्ज लेंथ ऑफ बैक्टीरिया x इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। आंसर 2 सेंटीमीटर होगा।